Okay. Hi, Dhruti. Hi, good evening, ma'am. Good evening. So yesterday we discussed about engagement letter. What should be the component of engagement letter? Like what should we write in this? Yes, we did that. Yes. Okay. So did you practice this MCQ? No, we did that yesterday, right? Yes. I mean, you did this at home or not? No, no, no. I'll do it in the weekend. Okay. So um, आज MCQs करें या आगे? एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा लास्ट लेक्चर का, फिर आगे स्टार्ट करते हैं. Okay. Okay, our first MCQ is what is the primary purpose of including a no assurance is provided statement on each page of financial statement in a preparation engagement? So, अगर आप financial statement में ये mention कर रहे हो कि no assurance is ऑप्शन provided. Option ए ए. okay, just a minute. Okay. So first is what is the primary purpose of including a no assurance is provided in the preparation of financial statement? So what's your answer? ऑप्शन ए, टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी विद स्टेकहोल्डर्स. Okay. Why not others? बिकॉज ऑप्शन बी तो वो नहीं, नो अश्योरेंस इज प्रोवाइडेड हम क्यों मेंशन करते हैं, क्योंकि ये एक रिव्यू रिपोर्ट है इंस्टेड ऑफ ऑडिटेड रिपोर्ट, तो रिव्यू हम नहीं, इंडेक्स. रिपोर्ट है ही नहीं हमारे पास. ये प्रिपरेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. प्रिपरेशन एंगेजमेंट में हम मेंशन कर रहे हैं कि नो एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड. नहीं, मुझे नहीं समझा फिर. Okay. So when we are preparing the financial statement, we include no assurance is provided statement. क्यों? To limit the accountant's liability. Because हो सकता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपके स्टेक होल्डर्स या कोई भी लाइक यूजर्स रिलाय करें उस पे. और रिलाय करने का मतलब क्या है कि वो हो सकता है ये एज्यूम करें कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मतलब ऑडिटेड है, फेयरली स्टेटेड है, जबकि आप सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो, उस पर कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे. सो एन अकाउंटेंट कैन मेंशन नो एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड, ताकि वहां पर उसकी जो भी लायबिलिटी है वो सिर्फ प्रिपरेशन में है, ना कि कोई एश्योरेंस दिया है. ओके. नहीं, मुझे नहीं समझा. कोई एग्जाम्पल के साथ अगर इफ एक्सप्लेन कर पाओ तो आप. देखो, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रखी है. मैं आप ऑडिटर हूँ. नहीं, आपको मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की बोले एक कंपनी की, आपने प्रिपेयर कर दी. अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है मैं
यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ कि स्टेक होल्डर्स को दिखा रही हूँ, क्रेडिटर्स को दिखा रही हूँ, इन्वेस्टर्स को दिखा रही हूँ। अब अब जो देख रहे हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, हो सकता है कि वो ये एज्यूम कर लें कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फेयरली स्टेटेड है, कि ये तो हो सकता है ऑडिटेड है। जबकि अगर आपने प्रिपेयर की है, आपने उस पर कोई रिव्यू या एश्योरेंस नहीं दिया उस पर कोई, और ऐसा हो सकता है कि वो ये एज्यूम कर ले कि आपने दिया है और कल को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक किसी तरीके की गलत हो जाए। बट अगर मैंने ही दिया है वो, तो अज्यूम क्यों करना कि मैंने ही दिया है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट? और मैं हूँ कौन, मतलब आपने मेरा क्या? प्रिपेयर की है, आप एज अ अकाउंटेंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो वहां पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ प्रिपरेशन में है, आपने कोई एश्योरेंस नहीं दिया। ओके, सो एज एन अकाउंटेंट मेरा कोई अश्योरेंस नहीं है, बट एज एन ऑडिटर तो अश्योरेंस होगा ना? या अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो उस केस में तो आपको देते हो आप ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन यहाँ आप कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे। डेट मीन्स कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है, किसी ने चेक नहीं करी ओके। कि वो फेयरली स्टेटेड है या नहीं है। तो डेट्स वाई यू कैन राइट ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया गया। ओके, यस यू अंडरस्टूड। आर, यस यू आर लिमिटिंग योर लाइबिलिटी, कि कल को मीन्स आप लायबल नहीं हो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट रहती हैं या नहीं रहती। आपने जस्ट प्रिपेयर किया, आपको नहीं पता कि वो करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि आपने तो सिर्फ प्रिपेयर किया, आपने चेक थोड़ी किया कि ये असेट्स इतने ही हैं कंपनी के पास, या कंपनी के पास इतने ही रेवेन्यू हुआ है, कि ये करेक्ट है या नहीं। आपको नहीं पता, आपने सिर्फ प्रिपेयर किया। So that's why you are mentioning no assurance is provided to limit your liability. ओके। Next question, in an engagement letter for the preparation of financial statement, what responsibility does the client have regarding the information provided? अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो तो उस केस में क्लाइंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? ऑप्शन सी, टू प्रिपेयर द बट फाइनेंशियल बट स्टेटमेंट्स, आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, क्लाइंट थोड़ी। टू प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल यस, इंफॉर्मेशन। यस, क्योंकि इंफॉर्मेशन देना तो क्लाइंट का वर्क है, आपने तो प्रिपेयर करनी है, तो वो कंप्लीट है, एक्यूरेट है, वो सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्लाइंट की, जो आप ओके। एंगेजमेंट लेटर में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, under what condition might a CPA consider issuing a disclaimer report during a financial statement preparation engagement? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस केस में आप डिस्क्लेमर कब डाल सकते हो रिपोर्ट में? डिस्क्लेमर रिपोर्ट कब इंक्लूड कर सकते हो? आई थिंक डेट वॉज मिसिंग इन पीपीटी। ओके, अगर आप जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, तो अभी बताया आप उसमें ये पुट कर सकते हो कि नो एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड। आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लिख सकते हो कि कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की गई। लेकिन अगर एज एन आपका ऑडिटर भी? एज अ अकाउंटेंट ओके। आप ऑडिट नहीं कर रहे, तो आप ऑडिटर नहीं हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां पर आप पुट कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कि कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करी हुई, नो एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड। लेकिन अगर आपका क्लाइंट आपको मना कर दे कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ये मेंशन नहीं करना कि नो एश्योरेंस इज प्रोवाइडेड, ये चीज मेंशन नहीं करनी, तो फिर उस केस में आप एक डिस्क्लेमर रिपोर्ट देते हो। ओके। यस, उस डिस्क्लेमर रिपोर्ट में ये मेंशन्ड होता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पे एश्योरेंस प्रोवाइडेड नहीं है।
ठीक है, तो अगर आपका क्लाइंट आपको रिफ्यूज कर दे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कि कोई एश्योरेंस प्रोवाइडेड नहीं है, ये स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करनी, तो फिर इस केस में आप डिस्क्लेमर रिपोर्ट देते हो। अंडरस्टूड। यस, क्योंकि हम जनरली प्रिपरेशन में रिपोर्ट तो नहीं इशू करते, लेकिन अगर आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखने के लिए मना कर रहे हैं तो फिर आप डिस्क्लेमर रिपोर्ट इशू कर सकते हो। नेक्स्ट, what is the key reason for a CPA to consider changing to a lower level engagement like an from audit to review? आप किस केस में चेंज कर सकते हो? ऑप्शन बी। यस, ओके, वर्कलोड रिड्यूस करना हो, डिटेक्शन फ्रॉड नहीं ढूंढना, या कंप्लाई विद न्यू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वर इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, कि अगर क्लाइंट के कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हुए या स्टेक होल्डर की मतलब जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट थी उसमें अब उन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं है, रिव्यू से काम चल सकता है, तो फिर उस केस में आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, which of the following is not a typical responsibility of an accountant in a financial statement preparation? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अकाउंटेंट की? ये हमारा पढ़ के हुआ है क्या ये? हाँ, ये हमने कल कंपैरिजन किया तो था, प्रिपरेशन, अच्छा, रिव्यू का। मतलब ये उसी का पार्ट है। ओके। यस यस। मतलब वो मैंने एज एन ऑडिटर या सीपीए के नहीं, परसेप्शन सिर्फ से आपको, आप एक सीपीए हो और आपको हाँ। सिर्फ हमेशा ऑडिट करने के लिए थोड़ी बुलवा सकते हैं। हो सकता है आपको कहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ प्रिपेयर कर दो, हमारी कोई कंपनी आपको कहे कि ओके। कोई रिव्यू के लिए आपको अपॉइंट कर सकते हैं, कोई कंपाइलेशन के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। तो कल हमने वो सारे कंपैरिजन हाँ डिस्कस हाँ। किए। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं होनी चाहिए इसमें से? वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। आपको क्लाइंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपकी ड्यूटी है वो एक्यूरेट है या नहीं, कंप्लीट है या नहीं, चेक करना। और नहीं, क्योंकि आप नहीं। सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो। यस, बाकी प्रिपरेशन आपकी ड्यूटी है, ऑप्शन बी। मेंटेनिंग हाँ कॉन्फिडेंशियलिटी, यस, अगर आपको क्लाइंट अपना डेटा दे रहा है तो आपको उसको कॉन्फिडेंशियल तो करना होगा ना, कि ऐसे किसी को दिखा थोड़ी सकते हो आप। हाँ इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडियर टू स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो जो भी आपको स्पेसिफाई किया गया है फ्रेमवर्क, आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी है, ये भी आपकी ड्यूटी है। बट वेरीफाई करना एक्यूरेसी या कंप्लीटनेस वो आपकी ड्यूटी नहीं है। सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, यस। next, when is CPA prohibited from considering a change to a lower level? तो अगर आपको मान लो ऑडिट से रिव्यू करने के लिए बोलते हैं तो किस केस में आप रिफ्यूज कर सकते हो? ऑप्शन बी। When the client requests a more detailed report, if laws or contractual obligation require a certain level of assurance, when the CPA is offering a discount on services, or if the financial statement are for internal use only. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यस। अगर डिटेल रिपोर्ट चाहिए, सॉरी, क्वेश्चन वाज व्हेन इज सीपीए प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंसीडरिंग? यस, हाँ उस केस में आप क्या कर सकते हो, किस केस में प्रोहिबिट कर सकते हो? कि इफ लॉज और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन रिक्वायर a certain level of assurance, बिकॉज अगर आपके कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस के अकॉर्डिंग आपको एक हाई लेवल एश्योरेंस चाहिए, तो फिर आप लो लेवल एश्योरेंस देने से मना कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट,
which is correct statement about the ownership of document in a financial statement preparation engagement. So अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फिर उस केस में डॉक्यूमेंट्स की ऑनरशिप के रिगार्डिंग आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए? The accountant owns all work papers and the client owns the financial statements. Yes, correct. Next, what should an engagement letter specify about financial reporting framework? Engagement letter में financial reporting framework के बारे में आप क्या मेंशन करते हो? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क The, बेसिकली आप कैसे मेंशन करते हो या the specific framework that the financial statements will adhere to. यस जब आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करते हो सॉरी तो इस केस में आप ये मेंशन करते हो कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है वो अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया है. Okay. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. Next, which of the following is an impact of shifting to a lower level engagement on the credibility of the financial statement? So अगर आप लो लेवल एंगेजमेंट पे शिफ्ट कर रहे हो तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी पर? No change. रियली देखो But अगर हाँ मान लो आप खुद सोचो अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो उसमें आप हाई लेवल एश्योरेंस दे रहे हो लेकिन अगर हाँ वही आप रिव्यू कर रहे हो तो उसमें लिमिटेड एश्योरेंस है. तो आपको क्या लगता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा रिलायबल अब बनेंगी या मोर रिलायबल बनेंगी? कम रिलायबल बनेगी. रिलायबल बनेंगी सॉरी. कम रिलायबल होगी. यस कम रिलायबल होंगी. तो डेट मीन्स इंक्रीज या नो चेंज तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोअर लेवल पे शिफ्ट हो रहे हो तो इंक्रीज तो हो ही नहीं सकती. Potential decrease in Yes, stakeholders' decrease confidence. stakeholder confidence if not properly Yes. justified. Because अगर आपकी financial statement कम reliable है तो that might lead to decrease in stakeholder confidence. Okay. How does the engagement letter address termination of the service? Regarding any termination. So अगर आपको टर्मिनेशन रिगार्डिंग चीज मेंशन करनी हो हाँ. सो राइट एंड Either party to terminate with specified notice. यस Okay. कि दोनों पार्टीज में कोई भी टर्मिनेट कर सकता है बट एक नोटिस देना पड़ेगा. Understood. ओके सो दीज आर आंसर्स. अगर किसी में डाउट हो तो नहीं नहीं है डाउट. दिस इज अगेन एंगेजमेंट लेटर बट ये आपकी अटेस्टेशन एंगेजमेंट के लिए है. तो आई थिंक आप मतलब रीड कर सकते हो इसे खुद से क्योंकि हाँ हाँ. मोर और लेस सेम ही है बट ये कि थोड़ी सी टर्म्स चेंज हो जाएंगी बिकॉज यहाँ पर अब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बजाय कोई सब्जेक्ट मैटर आ जाएगा और उसके रिगार्डिंग आपकी मतलब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. Okay. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिटेंशन फॉर ऑडिट एंगेजमेंट. तो जब आप ऑडिट करते हो तो उस केस में डॉक्यूमेंट्स जो आप प्रिपेयर कर रहे हो वर्क पेपर्स प्रिपेयर कर रहे हो तो जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको वो क्यों रिक्वायर्ड है या उसे कब तक आपको अपनी फॉर्म में रिटेन करके रखने हैं? Yes, 7 years. यस 7 year फॉर Oh, issuers और नॉन issuers. both.
मतलब एज पर इंडियन ICAI 7 years तक CA को डॉक्यूमेंट संभाल के रखने होते हैं। अच्छा, मुझे इंडियन के बारे में आइडिया नहीं है, नहीं बट नहीं, पढ़ा था मैंने कॉलेज में। ओके। और इधर ये होता है ना 11 years और नहीं नहीं, वो तो ऑडिट एंगेजमेंट है। वो तो दूसरा है, तो इसमें क्या है? नॉन इश्यूअर्स के लिए हम जनरली लाइक 5 years आई थिंक रिटेन करते हैं, एंड फॉर इश्यूअर्स 7 years के लिए। ओके। Okay. Comprehensive documentation is essential and must be governed by a different standard for issuer and non-issuer. So here is detailed explanation. According to PCAOB and AICPA standards. First is requirement for engagement documentation, nature of documentation. So आपकी documentation should include record that demonstrate the planning. तो जो भी आप during the audit कर रहे हो, चाहे planning, performance, supervision, review, reporting of audit procedure, तो ये सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट करते हो, और ये डॉक्यूमेंटेशन आपका रिटन में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। सो बोथ विल बी फाइन, बट ऑरल नहीं हो सकता क्योंकि रिटन में चाहिए आपको डॉक्यूमेंट्स। It must evidence that audit was planned and performed in accordance with the auditing standard. कि कल को अगर आपकी फर्म का क्वालिटी चेक हो कि आपकी फर्म जो है लाइक आपकी फर्म प्रॉपरली ऑडिट करती है या नहीं करती, कि कोई कल को अगर आपकी फर्म की क्वालिटी चेक हो रहा है तो उस केस में ये डॉक्यूमेंट्स एज अ एविडेंस काम आते हैं। ओके। यस। तो आपकी ये जो ऑडिट डॉक्यूमेंट्स हैं दे शुड मेंशन नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो जो भी आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, लाइक आपने कब कब परफॉर्म किया है, कहाँ कहाँ परफॉर्म किया और कितना कितना परफॉर्म किया है, तो वो सारी चीजें आपकी मेंशन्ड होती हैं उसमें। आप कोई प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो भी बनाते हो वो मेंशन्ड होती हैं। कोई आपको इश्यूज दिखे, आपकी फाइंडिंग्स जो भी आपने एविडेंसेस गैदर किए, आप उस डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करते हो। और कोई अगर आपने कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस किए हैं मैनेजमेंट से या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, तो आप उसमें डॉक्यूमेंट करते हो उनको भी, और वो आपका पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट, form and timing. The documentation should be in sufficient detail to allow an experienced auditor with no previous connection to the audit to understand the work performed. So ये स्टेटमेंट आपकी दी हुई है कि आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लाइक इतनी डिटेल में तो होने चाहिए कि अगर कोई ऑडिटर जिसका उस ऑडिट से कोई कनेक्शन नहीं है, अगर वो पढ़े तो उसे वो समझ आ जाए। ठीक है, अगर मैंने यस कि अगर मैं किसी कंपनी के ऑडिट डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही हूँ तो वो इतनी डिटेल में होने चाहिए कि मुझे उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है उसकी ऑडिट से, लेकिन मुझे पढ़कर समझ आ जाए कि वो क्या लिखे हुआ है, कि क्या वर्क परफॉर्म हुआ है, किसने किया है, और लाइक क्या उसका रिजल्ट निकला। नेक्स्ट, फॉर issuer companies, as per PCAOB, document should be completed no later than 45 days after the audit reports issuing. तो रिपोर्ट के इशू करने के बाद विद इन 45 डेज आपको क्या करने होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं। और नॉन इश्यूअर के लिए विद इन 60 डेज आपको कंप्लीट करने होते हैं। सो ये डेज याद रखना, समटाइम्स दे आर आस्क्ड इन द क्वेश्चंस। बट इतना ये टाइम पीरियड क्यों दिया है? व्हाट्स द रीजन? देखो डॉक्यूमेंटेशन आपकी सारी रिटन अंडरस्टैंडिंग है कि, तो उसके लिए आपको मतलब क्या है कि जो भी
आप रिपोर्ट इशू कर रहे हो तो उसके विद इन 45 डेज आपको वो कंप्लीट करने हैं। मतलब कहीं रह गया, आपका कुछ लिखना रह गया या कुछ भी, तो 45 और इसके लिए 60 डेज के अंदर अंदर आपको वो कंप्लीट करने हैं। ओके। यस। इश्यूअर्स के लिए आपको वो 7 ईयर्स तक आपको रिटेन करके रखने होते हैं आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और नॉन इश्यूअर्स के लिए आप 5 ईयर्स तक रिटेन करते हो। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, कि अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रखते हो ई फाइल्स की फॉर्म में, तो फिर वही आपको ध्यान रखना होगा कि उस पे कोई अनऑथराइज पर्सन लाइक उसे यूज ना करे, अल्टर ना करे, कि उसमें कोई अल्ट्रेशन ना कर दे, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट ना कर दे। यूज सिस्टम दैट लॉग एक्सेस एंड चेंजेस टू मेंटेन एंड ऑडिट ट्रेल। बैकअप की अगर मान लो कि आपके पास कंटिजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए, कि इनकेस अगर आपके वो डॉक्यूमेंट्स किसी तरह से खराब हो जाते हैं, डेटा लॉस हो जाता है, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर बैकअप प्लान होना चाहिए। और अगेन एक्सेसिबिलिटी की, लाइक प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए लोगों के पास, जिनको मतलब एक्सेस होना चाहिए सिर्फ उनके पास वो हो, कि सभी पर्सन्स को उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज्ड पर्सन्स को। और अगर रिटेंशन पीरियड आपका कंप्लीट हो रहा है और आप उस डॉक्यूमेंट को डिस्पोज ऑफ करने वाले हो, तो वो भी आप प्रॉपरली करो कि कोई उसे लाइक यूज ना कर पाए, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड access to sensitive information. This include deleting electronic files and wiping storage devices. Got it? Control again Yes. same, कि कंट्रोल उसका ऑथराइज्ड पर्सन्स के पास होना चाहिए, कि हर एक को उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए। इंटेग्रिटी, utilize electronic system with capabilities to track revision access, ensuring the integrity of documentation. Periodic review, सो दैट मीन्स कि जो भी आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, एक फाउंडेशनल एविडेंस है ऑडिटर के वर्क के, कि उसने लाइक वर्क अपना प्रॉपरली किया है, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं या नहीं किए, बेसिकली ये उसका एक एविडेंस की तरह काम करता है। अंडरस्टूड। Next, engagement documentation required. The engagement letter outlining the services to be performed, documentation of any management representation letter, आपका engagement letter, management representation letter, copies of financial statement अगर आपने prepare की हैं, not on significant matters, तो ये सारी आपकी documentation का part है। Retention requirement again same, कि अगर आपको at least 5 years तक retain करके रखने होते हैं। साइंड एंगेजमेंट लेटर स्पेसिफाइंग सेम, आपका जो एंगेजमेंट लेटर है वो साइंड होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन शोइंग कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कोई नोट्स या मेमोज आप अगर आपने प्रिपेयर किए हैं, तो वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। फाइनल कॉम्प्लाइड compiled financial statement and any adjustment, अगर आप कोई एडजस्टमेंट या रिक्लासिफिकेशन कर रहे हो ड्यूरिंग द कंपाइलेशन, तो वो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। ठीक है। यस। अगेन ये सब डॉक्यूमेंट्स भी हम 5 इयर्स तक रिटेन करके रखते हैं। ये अगेन सेम डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं और उनकी रिटेंशन 5 इयर्स तक। सेम एंगेजमेंट लेटर, अगर कोई आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, ये बेसिकली आपके अलग अलग एंगेजमेंट के लिए बताए हुए हैं, बट मोर और लेस सेम ही है सबके लिए, कि अगर आप जिसके लाइक कहीं ऑडिट के केस में अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रेटेजी बना रहे हो, तो वो सब आपकी होनी चाहिए। आपके एंगेजमेंट लेटर, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले रहे हो, आप जो भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, जो भी डिस्कशन हो रही है आपकी मैनेजमेंट से, कोई भी आपको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिल रही हैं, आप प्रोसीजर कौन से फॉलो कर रहे हो, तो वो सारी आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। ऑडिट या कोई और एंगेजमेंट है तो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन।
डन। बस अगर आपकी ईश्वर कंपनी है, पीसीएओबी स्टैंडर्ड अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उस केस में आपको 7 ईयर तक रिटेन करना है। ओके। Yes, got it. ओके, ठीक है। क्वेश्चन इज, पीसीएओबी के अकॉर्डिंग कितने टाइम तक रिटेन करने हैं आपको? 7 years. ठीक है, और नॉन इश्यूअर के लिए आपको कब तक कंप्लीट करने हैं? 60 days. 60 days, yes. और which type of engagement require the auditor to obtain a representation letter? तो रिप्रेजेंटेशन लेटर किस केस में लेना होता है? प्रिपरेशन, Attestation. कंपाइलेशन, रिव्यू या अटेस्टेशन? Attestation. यस, रिस्पॉन्सिबल पार्टी से। आपकी आवाज ब्रेक हुई। हेलो, हाँ, आपने क्या बोला? हेलो, आ रही है? हेलो। हाँ, अब आ रही है। ओके, रिस्पॉन्सिबल पार्टी से आपको रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना है, तो किस केस में हम लेते हैं? अटेस्टेशन में। ओके। ओके, क्योंकि अटेस्टेशन में बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी आती है और उस केस में हम उससे एंगेजमेंट वो सॉरी रिप्रेजेंटेशन लेटर ले सकते हैं। नेक्स्ट है, which of the following is not typically included in documentation for a compilation? कंपाइलेशन में आपको क्या लगता है कि क्या नहीं होगा इसमें? कंपाइलेशन में आपका एंगेजमेंट लेटर होता है? नहीं, नहीं होता। क्यों? आप कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, प्रिपरेशन होगी, कंपाइलेशन, आपका एंगेजमेंट लेटर तो आता ही आता है। तो ऐसे तो बाकी आप सब भी आएगा ना? क्यों? आप ऑडिट टेस्ट करते हो कंपाइलेशन में? नहीं, नहीं करते। नहीं, आप कंपाइलेशन में कोई ओपिनियन थोड़ी देते हो। हाँ, पॉइंट सिर्फ कंपाइल करते हैं। यस, तो फिर उस केस में आपकी कोई टेस्ट थोड़ी परफॉर्म करते हो, तो उसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन में ये नहीं आएगा। बाकी यस, अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो तो आप कंपाइलेशन रिपोर्ट में मेंशन करते हो। आपकी फाइनल कंपाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, ये भी आपकी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होती है। नेक्स्ट इज, फॉर हाउ लॉन्ग रिव्यू के लिए आप कितने टाइम तक डॉक्यूमेंट्स जो है रिटेन करके रखते हो? 5 years. यस, 5 years। AICPA के अकॉर्डिंग आप 5 years तक रिटेन करते हो। In an attestation engagement, the documentation should be detailed enough for which of the following purposes? Or to allow a third party to understand the work performed. Yes, आपकी डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली आपके वर्क जो आपने परफॉर्म किया है उसका एविडेंस है। ओके। नेक्स्ट, which is required to be documented in the preparation of financial statement under AICPA? आप अगर प्रिपरेशन करते हो तो उस केस में आपको क्या डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है? Independent verification of data provided by management. बट आप वेरीफाई तो करते ही नहीं हो डेटा को। ना, ऑडिट प्लान प्रिपेयर, ऑप्शन डी नहीं है। आप इन ऑडिट प्लान नहीं अगर करते? आप हाँ, इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड कुछ नहीं करते? आप हाँ, वेरीफाई भी नहीं करते? तो मैनेजमेंट का अप्रूवल से। देखो, आपने अच्छा, तो भी प्रिपेयर किया है तो मैनेजमेंट अप्रूव तो करेगी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ओके। यस, तो आप वो डॉक्यूमेंट कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिव्यू कर रहे हो अगर आप ईश्वर के लिए, तो रिटेंशन पीरियड कितना होना चाहिए? 7 years.
Yes, 7 years. Next, analytical procedure plus inquiries. अगर आप करते हो तो वो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ मतलब किस एंगेजमेंट में होना चाहिए? प्रिपरेशन एंगेजमेंट। प्रिपरेशन में आप परफॉर्म करते हो एनालिटिकल प्रोसीजर और इंक्वायरीज? नहीं, नहीं। कंपाइलेशन में भी नहीं, रिव्यू। यस, रिव्यू में। नेक्स्ट इज what is the key component of documentation in attestation engagement? Records that demonstrate compliance with the independence required. Yes. अब कोई promotional activities, insurance coverage, copies of client previous tax return, this is are not a part of your documentation, बल्कि क्या है? Record that demonstrate compliance with independence requirement, because independence तो चाहिए आपको attestation में. Yes. Okay. Yes, answer C is correct. Okay, next है आपकी communication with management and those charged with governance. So अगर आप audit engagement perform करते हो और उस टाइम पे आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो रिगार्डिंग किसके, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या होती है? जो आपकी बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, मतलब जो पीपल एट द टॉप हैं जिनकी ड्यूटी ओवरसाइट है कि उन्हें ओवरसाइट करना होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर। सो अगर आप ड्यूरिंग द ऑडिट अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स दिखते हैं तो आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स हो गई, डिसएग्रीमेंट हो गया मैनेजमेंट से, इंटरनल कंट्रोल इश्यूज, फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंस, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स मीन्स कि अगर ड्यूरिंग द ऑडिट आपको कोई मतलब चीजें दिख रही हैं जो आपको सिग्निफिकेंट लग रही हैं, कोई सिग्निफिकेंट एस्टीमेट, कोई प्रिंसिपल मैनेजमेंट ने जो अलग से यूज कर रखे हैं, तो आप वो डिस्कस कर सकते हो किससे? TCWG से, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट कि अगर आपको किसी टॉपिक किसी मैटर पर मैनेजमेंट से आपकी कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, मीन्स आपने कोई रिकॉर्ड्स मांगे मैनेजमेंट ने नहीं दिए बट लेटर ऑन दे दिए, या किसी भी चीज को लेकर अगर आपकी मैनेजमेंट से डिसएग्रीमेंट हुआ है, चाहे वो रिजॉल्व भी हो गया हो, लेकिन स्टिल आप कम्युनिकेट कर सकते हो किससे? TCWG से। नेक्स्ट इज इंटरनल कंट्रोल इश्यूज कि अगर मान लो आप इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर रहे थे कंपनी के और आपको कोई डेफिशिएंसी दिखी, सिग्निफिकेंट या मटेरियल, आप कंट्रोल डेफिशिएंसीज नहीं कम्युनिकेट करते, बट अगर सिग्निफिकेंट या मटेरियल थी तो वो मैंडेटरी है आपको कम्युनिकेट करनी किससे? TCWG से, कि कहीं आपको मटेरियल वीकनेस। डाउट, यस। ये मटेरियल वीकनेस और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का एक एग्जांपल दो ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, डेफिशिएंसीज शायद आपने नहीं पढ़ी अभी इंटरनल कंट्रोल्स में। हम्म। नहीं नहीं, नहीं पढ़ा। ठीक है। देखो, इंटरनल कंट्रोल आपके डिजाइन और इम्प्लीमेंटेड होते हैं। डिजाइन मींस कि आपने लाइक बना दिया कि ये प्रोसीजर फॉलो करने हैं, और इम्प्लीमेंटेड मतलब वो आप अपनी कंपनी में सेटअप कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि कैमरा आपने लगा दिए कि कैमरा से क्या होगा कि आपकी जो भी है ना मतलब असेट्स हैं उनकी लाइक वो सुपरविजन में रहेंगी, या समथिंग आपने ये पॉलिसी बनाई कि जो भी चेक जाते हैं वो अगर आपके ज्यादा अमाउंट के हैं तो उस पे आपकी डबल साइन होने चाहिए, एक एक है ना लाइक ओके। हायर लेवल मैनेजमेंट के और एक उससे सीनियर मैनेजमेंट के होने चाहिए।
आपने ऐसी कोई समथिंग पॉलिसी बना दी, तो ये था डिजाइन। अब वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो आपकी कंपनी में, वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा, वो है आपकी इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपकी मतलब डेफिशिएंसी या तो डिजाइन या इम्प्लीमेंटेशन में होती है, मतलब आपने ऐसी पॉलिसी बनाई नहीं, तो बनाई नहीं तो फॉलो कैसे होगी, तो ये आपकी कंट्रोल डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर आपने बना दी और वो फॉलो नहीं हो रही, तो वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन में डेफिशिएंसी है। ये होती है आपकी कंट्रोल डेफिशिएंसीज, जो आपकी अफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन डेफिशिएंसी प्रेजेंट है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी क्या है, ये डेफिशिएंसीज इकट्ठी होकर आपकी इफेक्ट कर रही हैं फाइनेंशियल्स को, कि मान लो कि वो फ्रॉड हो, अब उस वजह से फ्रॉड हो रहे हैं, कि आप डबल साइन नहीं कर रहे, तो उस केसेस में आपकी मिस स्टेटमेंट्स हो रही हैं, तो फिर उस केस में वो आपकी सिग्निफिकेंट या मटेरियल बन जाएंगी, कि जो मतलब मटेरियल अमाउंट को अफेक्ट कर रही है। ये आप ओके। पढ़ोगे जब आपका टॉपिक आएगा। बट ये अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट या मटेरियल वीकनेस दिखती है, जनरली ये कब होती है, कि जब आपकी डिजाइन प्लस इम्प्लीमेंटेशन दोनों में ही प्रॉब्लम है, कि आपने लाइक प्रॉपरली डिजाइन भी नहीं कर रखे, ना ही प्रॉपरली आगे इम्प्लीमेंटेड है। तो फिर हम ये चीज ये जो नोट है हमें इशू डिटेक्ट किया हमने, तो हम जो फर्म या कंपनी है उसको क्यों नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास क्यों जाएंगे? आप मैनेजमेंट को भी से भी डिस्कस करते हो, प्लस आपको ये रिटर्न में टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करनी जरूरी है। ओके। यस। आपको कोई फ्रॉड दिखा, कोई सस्पेक्टेड या फ्रॉड मिला आपको कोई, या नॉन कॉम्प्लाइंस यानी कुछ लॉज एंड रेगुलेशन आपको दिखे कि नहीं फॉलो हो रहे कंपनी में, तो वो आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, कि अगर मान लो कि कोई मिस स्टेटमेंट आपकी मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं करी, आपको कुछ लाइक एरर दिखे और मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किए, और आपको लगता है कि वो मिस स्टेटमेंट आपकी क्वालिटेटिव हो सकती है, मींस कि वो अभी अफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन इन फ्यूचर अगर वो अफेक्ट कर सकती हैं, आपको लगता है ऐसा, तो आप वो मिस स्टेटमेंट भी किससे डिस्कस कर सकते हो, टीसीडब्ल्यूजी से। ओके। यस। अब कम्युनिकेशन ओरल होनी चाहिए या रिटर्न होनी चाहिए? रिटर्न। रिटर्न होनी चाहिए, बिकॉज सिग्निफिकेंट है अगर आपकी, तो वो लाइक डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए फॉर्मली। तो अब ये आपकी डिफरेंट एंगेजमेंट में दे रखी है, लाइक अगर आप कंपाइलेशन करते हो, तो कंपाइलेशन के केस में बेसिकली अगर आपको कोई डिपार्चर दिख रहा है या डिफिकल्टीज आ रही हैं कंपाइल करने में, या कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, आप कम्युनिकेट कर सकते हो। रिव्यू के केस में कोई सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन हो गई, अगर आपको लगता है कि कोई सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हो जाए, तो उस केस में आप रिव्यू कर सकते हो, वो सॉरी उस केस में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अटेस्टेशन के केस में you can communicate the scope and nature of engagement, any limitation, any findings. अंडरस्टूड। Yes. अगेन आपकी कम्युनिकेशन किस का लाइक फॉर्मेट क्या होना चाहिए, रिटन या ओरल, और टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो while the communication may vary, clarity, effectiveness and timeliness are crucial. Formal written communication generally preferred होती है, because written कम्युनिकेशन होगी तो इट मीन्स कि वो ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में ही रहेगी। डन। यस। Common consideration across all engagement, understanding role, it is crucial for the effectiveness of communication, that the auditor understands the structure and functioning of those charged with governance. Tailoring communication, the scope and nature of engagement may require the auditor
टू एडजस्ट द कम्युनिकेशन टू मीट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, लाइक जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो बेसिकली इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए कि मतलब आप अपनी बात भी समझा पाओ और यू नीड टू कंसीडर कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज कि अगर आपको कोई मैनेजमेंट रिलेटेड फ्रॉड मिला तो वो आप मैनेजमेंट से तो डिस्कस नहीं कर सकते ना, तो वो ऑब्वियसली बात है कि आपको मैनेजमेंट की बजाय सीधा टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करना है। लेकिन अगर आपको मान लो कोई मिसस्टेटमेंट दिखती है, आप पहले मैनेजमेंट को बता सकते हो, उनका रिस्पॉन्स देख सकते हो और देन आप टीसीडब्ल्यूजी से अगर आपको लगता है कम्युनिकेट करना तो आप कर सकते हो। ओके Yes. ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग, टाइमिंग एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। Okay. ठीक है, ये खत्म कर सकते हैं हम अभी। प्लानिंग, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट में क्या है कि अब आप मान लो एग्जाम भी देते हो तो एग्जाम से पहले आप अपनी स्टडीज से पहले आप कोई स्केड्यूल बनाते हो ना कि आपको लाइक इतने टाइम में ये काम करना है, ये करना है, और जो भी आप Yeah. स्केड्यूल प्रिपेयर करते हो हाँ. सिमिलरली एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाते हैं तो ही शुड फर्स्ट प्लान द स्ट्रेटेजी एंड ऑल, प्रिपेयर एन ऑडिट प्लान। सबसे पहले वो अपनी स्ट्रेटेजी सेट करते हैं कि मुझे क्या एक्चुअल में परफॉर्म करना है, कि उसका क्या स्कोप रहने वाला है, क्या टाइमिंग रहने वाली है, क्या डायरेक्शन रहने वाली है ऑडिट की। देन ही प्रिपेयर्स एन ऑडिट प्लान, कि ऑडिट प्लानिंग में क्या है, आपकी प्लानिंग स्टेज में क्या आ जाते हैं कि सबसे पहले आपको क्लाइंट की इंडस्ट्री के बारे में समझना है, एंटिटी के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑडिट प्रिपेयर करो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट है क्या, किससे रिलेटेड है। ऐसी अगर आप किसी एंटिटी की ऑडिट करने वाले हो तो यू शुड फर्स्ट नो कि एंटिटी कैसी है, लाइक उसकी इंडस्ट्री कैसी है, कैसा इन्वायरमेंट है, उसके इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं, और देन ही एक्सेस द रिस्क एसोसिएटेड विद द एंटिटी, कि उस एंटिटी से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। देन मटेरियलिटी लेवल भी हम ड्यूरिंग द ऑडिट प्लानिंग सेट करके चलते हैं। डू यू नो अबाउट मटेरियलिटी? Yes. ओके, सो मटेरियलिटी मीन्स कि हम एक अमाउंट सेट करके चल रहे हैं कि उस अमाउंट के अकॉर्डिंग हमारी कोई भी मिसस्टेटमेंट है, मतलब मिसस्टेटमेंट का अमाउंट या नेचर हम सेट करके चल रहे हैं कि जो हमारी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, कि जिस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरी $5000, मैंने मटेरियलिटी लेवल सेटअप कर दिया पूरा, तो अगर आपको लगता है कि आपकी मिस स्टेटमेंट $5000 से अबव जा रही है तो फिर आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, मीन्स उसको देखना पड़ेगा कि वो क्यों हो रही है। Okay. यस। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ ऑडिट, की लाइक ऑडिट का क्या स्कोप रहने वाला है, कि आपको ऑडिट कैसे कैसे परफॉर्म करनी है, सॉरी कहाँ कहाँ परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल कि क्या आपको ड्यूरिंग द ऑडिट कुछ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है या नहीं, कुछ इंटरनल ऑडिटर का आप वर्क यूज़ करना चाहते हो या नहीं, आपकी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उस ऑडिट से रिलेटेड। टाइमिंग आप प्लान करके चलते हो कि आपको ऑडिट कब परफॉर्म करनी है, लाइक ड्यूरिंग द ईयर परफॉर्म करनी है या ईयर एंड पे आपको ये टेस्ट करने हैं। ओके, इंटरिम Yeah. वर्सेस ईयर एंड। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ऑडिट प्लानिंग आप क्या कर सकते हो, टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस कर सकते हो कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, और क्या आप ऑडिट प्रोसीजर, मतलब क्या आपकी टाइमिंग रहने वाली ऑडिट प्रोसीजर की रिलेटेड चीजें आप टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट कर सकते हो। एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शन कंसर्निंग फ्रॉड,
कि अगर आपको कम्युनिकेटिंग द मैनेजमेंट एटीट्यूड एंड कंट्रोल ओवर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड इज क्रिटिकल, सो यू कैन लाइक कम्युनिकेट विद द TCWG. Development in financial reporting laws and accounting standards और previous communication, review previous communication. आप क्या कर सकते हो कि पुरानी मैटर्स को लेकर जो कम्युनिकेशन हुई है आप उसे भी देख सकते हो ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज. Okay. यस, क्वालिटी कंसिडरेशन मीन्स कि लाइक जो भी आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, प्रोसीजर डेवलप कर रहे हो या परफॉर्म करोगे तो वो आपकी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करनी चाहिए. प्रोफेशनल जजमेंट एंड स्केप्टिज्म. प्रोफेशनल मतलब आपकी जो जजमेंट है आपको प्रोफेशनली होकर वो जजमेंट करनी है. स्केप्टिज्म मतलब कहीं पर बायस्ड नहीं होना, कि आपको ये एज्यूम करके नहीं चलना कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है. मीन्स आपको ना तो मैनेजमेंट को ऑनेस्ट मान के चलना है ना तो डिसऑनेस्ट. आपको लाइक अपना क्रिटिकल माइंड रखना है कि अगर आप कोई एविडेंस गैदर करते हो तो वो एविडेंस क्या होना चाहिए आपका, अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए और क्वांटिटी वाइज भी सफिशिएंट होना चाहिए. सो बेसिकली हम प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, आप एंटिटी के बारे में समझते हो, उससे रिलेटेड रिस्क एक्सेस करके चलते हो और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने ऑडिट प्रोसीजर डेवलप करते हो. समझा. यस. ये और फिर रिपीट आगे कि आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से क्या क्या डिस्कस कर सकते हो. Okay. ठीक है फिर लाइक अगर कोई डाउट है तो आप बता दो, नहीं नहीं अदरवाइज नहीं. स्टॉप हियर. We will stop here आज के लिए. ठीक है. Yes. Okay. Thank you. ओके. Bye. ओके बाय.